नमस्कार। मयंक शेखर, राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, आप सभी का स्वदेशी जागरण मंच द्वारा आयोजित स्वदेशी चौपाल में स्वागत करता हूँ। स्वदेशी जागरण मंच के उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के विचार प्रमुख आदरणीय अजय जी, सह संपर्क प्रमुख क्षेत्र के डॉक्टर सर्वेश गुरु जी एवं अन्य स्वदेशी जागरण मंच के कार्यकर्ता बंधु भाइयों, आप सभी को मैं धन्यवाद देता हूं कि आपने स्वदेशी जागरण मंच के इस कार्यक्रम में हमें आमंत्रित किया। बंधुओं, आज जिस विषय पे हमको बोलना है, ये विषय भारत के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण और आवश्यक है और इसके साथ साथ भारत का अत्यंत ही प्राचीन विषय है। भारत देश जब इस दुनिया को मार्ग प्रशस्त करता था तब आत्मनिर्भर था, लेकिन धीरे धीरे हमारी स्थिति धीरे धीरे कालखंड में, जब गुलामी के कालखंड में आए तो धीरे धीरे हम अपने उस आत्मनिर्भर भारत से हम आज दुनिया के लिए बाजार बन के रह गए हैं। और हम आत्मनिर्भर भारत के बारे में जाने, उसके लिए सर्वप्रथम हमको यह जान लेना आवश्यक है कि आत्मनिर्भर भारत को आत्मनिर्भर करने के लिए हमको 3 प्रकार के विषयों का अध्ययन करना पड़ेगा। एक तो वो भारत जो आज़ादी के पहले था, गुलामी के कालखंड और गुलामी के कालखंड से भी पहले जो आत्मनिर्भर भारत था, किस प्रकार से गुलामी में हमने कौन कौन सी गलतियां की और जाके हम गुलाम हुए। फिर आज़ादी के बाद, आज़ादी के आज 67-70 साल बाद हम आत्मनिर्भर भारत की ओर सोच रहे हैं, तो आखिर उसके पीछे कारण क्या है। आज ये आत्मनिर्भर भारत हमें बहुत पहले हो जाना चाहिए और इसमें युवाओं की क्या भूमिका हो सकती है, इस विषय पे हमको आप लोगों के समक्ष आप विषय रखने के लिए ऐसा आग्रह किया गया। जैसा कि सर्वविदित है, भारत गांवों का देश है। भारत में अधिकांश आबादी गांव में रहती है और भारत गांवों के देश होने के नाते जो भारत की ग्रामीण संरचना रही है, भारत की प्राचीन संरचना रही है, वो शुरू से देश को परम वैभव पे पहुंचाने वाली संरचना रही है। भारत की जो ग्रामीण संरचना रही है वो एकदम जमीन पे, आप भारत के प्रत्येक गांव को विश्व के नक्शा से अलग करके अगर देखें तो अपने आप पे भारत का प्रत्येक गांव आत्मनिर्भर रहा है। भारत का प्रत्येक गांव अपने अपने विषयों को लेकर, अपने अपने कार्यों को लेकर तटस्थ रहा है। भारत के प्रत्येक गांव में छोटे छोटे कुटीर उद्योग हुआ करते थे। भारत ज्ञान और विज्ञान में अपना लोहा मनवाता रहा है। भारत ने इस दुनिया को वस्त्र बनाना, कृषि करना, बोलना, चलना, जब दुनिया में लोगों को उठने बैठने तक का ज्ञान नहीं था, उस समय भारत में तक्षशिला और नालंदा जैसे विश्वविद्यालय भारत में के पास विख्यात थे। भारत उच्च शिक्षा में अपना लोहा मनवा चुका। दुनिया में सर्वप्रथम भारत ने ये बताया कि भारत की पृथ्वी गोल है। दशमलव हमने दिया, दुनिया को 1 से लेके 10 तक की गिनती हमने दी। भारत ज्ञान और विज्ञान का अग्रणी केंद्र रहा है और भारत की जो विमान व्यवस्था, जो भारत के पुराणों में विमानों का वर्णन है, आज दुनिया के विज्ञान के लिए वो शोध का विषय है। लेकिन भारत धीरे धीरे अपने कुछ गलतियों के कारण उस मुकाम से धीरे धीरे करके खसकता गया और आज आज़ादी के बाद हम यहाँ खड़े हैं और यहाँ से हमको आगे बढ़ना है। युवाओं के लिए इस देश को, युवाओं को सोचना पड़ेगा, इस देश के युवाओं को ये तय करना पड़ेगा कि इस देश को हम किस प्रकार के वातावरण के साथ रखेंगे। हम इस देश में क्या ऐसा करें कि ये देश पुनः सोने की चिड़िया बने, पुनः विश्व गुरु बने, उसकी ओर हम आकर्षित हों। ये देश के युवाओं को तय करना पड़ेगा। भारत 15 अगस्त 1947 को आज़ाद होता है और 1942 में जापान बर्बाद हो जाता है। जापान के 2 शहर नागासाकी और हिरोशिमा पे
अमेरिका द्वारा बम फेंका जाता है, जिस समय भारत आज़ाद होता है भारत के पास करोड़ों रुपया होता है। और जब भारत के पास उस समय भारत की तत्कालीन सरकार 55 करोड़ रुपया माफ करिए पाकिस्तान को कर्जा नहीं दान देती है। मतलब हम दान कोई भी व्यक्ति दान उतना ही दे पाता है कि उसके व्यक्तिगत सेहत पे कोई असर न पड़े। 55 करोड़ रुपया उस समय की तत्कालिक सरकार उनको दान देती है पाकिस्तान को। और उस समय जापान की ये स्थिति रहती है कि जापान उस समय खाने तक के लिए मोहताज रहता है। लेकिन आज जापान की स्थिति क्या है और भारत की स्थिति क्या है, हमको इस विषय पर अध्ययन करना चाहिए। आज जापान इतना आगे क्यों गया? जब हम इस विषय का अध्ययन करते हैं, जब इस विषय को सोचते हैं कि भारत आज इतना पिछड़ गया और जापान इतना आगे गया, जापान आज भारत अभी विकासशील देशों की यात्रा पे है और जबकि जापान विकसित देशों की श्रृंखला में खड़ा है। जब हम इस विषय के पीछे अध्ययन करते हैं तो उसके पीछे जापान की जो स्वदेशी सोच रही, जो स्वदेश प्रेम रहा, जो स्वदेश के सामानों का सर्वाधिक उपयोग रहा, स्वदेशी सामानों का सर्वाधिक प्रयोग रहा, उसको जाता है। आज जापान के लोग मैक्सिमम अपने स्वदेशी सामानों का प्रयोग करते हैं। जापान जिस समय बर्बाद हुआ था उस समय जापान के बंदरगाहों पे अमेरिका द्वारा संतरा लाया गया और उस संतरे को जापान ने छुआ तक नहीं और उसी वहाँ के लोगों ने उस संतरे का 1 रुपया का प्रयोग नहीं किया और वो संतरा का पूरा वहीं खराब हो गया। उसके बाद जापान लगातार अपने देश के लिए, अपने देश के नागरिकों, वहाँ मैक्सिमम सामान वहाँ के लोग वहीं का यूज करते हैं, कहीं और का सामान नहीं यूज करते हैं। और अपने देश के सामानों का, अपने देश के वस्तुओं का वो भरपूर मात्रा में ब्रांडिंग करते हैं, उसका ठीक प्रकार से प्रचार और प्रसार करते हैं। हमको जापान से इन सब विषयों को लेकर प्रेरणा लेनी चाहिए। हमको भी अपने देश को उस प्रकार से सोचना चाहिए। चीन जो आज भारत को एक बाजार की तरह प्रयोग कर रहा है, हम जब चीन के बारे में प्रयोग करेंगे, जब चीन के बारे में अध्ययन करेंगे तो हम ये देखेंगे कि चीन जो है, चीन में यहाँ तक कि चीन में किसी अन्य देश की भाषा तक नहीं बोली जाती, वो सिर्फ और सिर्फ चीनी बोलते हैं, दूसरी कोई भाषा नहीं बोलते। वहाँ चीन में मैक्सिमम लोग अपने देश के बने हुए सामान का ही प्रयोग करते हैं और न सिर्फ प्रयोग करते हैं बल्कि उसका प्रचार और प्रसार भी करते हैं। हमको इन सब चीज़ों से प्रेरणा लेनी चाहिए। भारत कहते हैं कि युवाओं का देश है। भारत में युवा आबादी लगभग 65% देश युवा है। आज दुनिया का सबसे युवा देश भारत है और सबसे पुरानी संस्कृति भी भारत की है। यानी सबसे युवा देश और सबसे पुरानी संस्कृति अगर मिल करके ये तय करे तो ये निश्चित ही दुनिया का सर्वशक्तिमान देश भारत पुनः विश्व गुरु बनने की श्रृंखला में खड़ा होगा और भारत पुनः विश्व गुरु बनेगा, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। और हमें इस बारे में तो आगे बढ़ना है। आज जिस प्रकार के कालखंड चल रहा है, कोरोना महामारी के बाद जिस प्रकार से भारत के ऊर्जावान युवा जिस प्रकार से देश छोड़ करके गए थे, जिस प्रकार से अपने गांव से शहरों की ओर पलायन किए थे, जिस प्रकार से हमारे देश की मेधा, ज्ञान और विज्ञान, शोध और इन सब चीज़ों के कमी के नाते विदेशों में जाकर के अपनी प्रतिभा का ठीक तरीके से प्रयोग किए, वो आज कहीं ना कहीं भारत आई है। और ये भारत के लिए सबसे अच्छा अवसर है। इससे अच्छा अवसर भारत के लिए नहीं हो सकता कि उन प्रतिभाओं को हम अपने देश के लिए प्रयोग करें और अपने देश के काम में लें। वहीं हमारे देश के शहरों से, देश के जो नौजवान हैं, जो देश के युवा हैं, जो प्रतिभाशाली युवा हैं, जो कौशलपूर्ण युवा हैं, वो युवा आज पुनः भारत की गांव की ओर पलायन किए हैं। यानी जो देश से बाहर गए थे, अन्य देशों में गए थे और अन्य देशों में जा कर के अपने
प्रतिभा का प्रयोग कर रहे थे, वो आज युवा भारत आते हैं और भारत इस कोरोना काल में अपने देश की ओर आते हैं, और जो युवा देश के अन्य महानगरों में गए थे वो आज गांव की ओर हैं। यानी भारत के पास एक बहुत बड़ा अवसर है, इसको ठीक तरीके से इस अवसर को भुना करके विश्व गुरु के मार्ग पे अपने आप को स्थापित कर सकता है। इसके लिए भारत को ठीक ठीक प्रकार का काम करने की आवश्यकता है। अब हम उसके लिए क्या कर सकते हैं? हमको उन युवाओं को ठीक प्रकार से हमें वन विंडो लोन सिस्टम ऐसा प्रोग्राम करना पड़ेगा कि ऑनलाइन लोन का एप्लीकेशन करके जो बैंक में परिक्रमा करने का केंद्र बने हुए हैं सरकार द्वारा, जो आ रहे हैं योजनाएं, उसको ठीक प्रकार से एक आम युवा को नहीं प्राप्त हो पा रहा है और उसमें किस प्रकार से कमीशनखोरी हो रही है, उसको दूर करने के लिए ऑनलाइन बैंकिंग सिस्टम का प्रयोग किया जाए। इस प्रकार से देश के युवाओं को उससे जुड़ करके और अपनी जो भी जरूरत है अपने कौशल के हिसाब से उनको ऋण प्राप्त हो सके। उसके साथ साथ ही हमें कई नीतिगत परिवर्तन करने की भी इस देश में आवश्यकता है। जैसे कि हम जो कुटीर छोटे और मध्यम उद्योग हैं उनके लिए ये तय करें कि कुछ चीज़ें हों जिनमें हम आरक्षित करें कि मध्यम वर्ग के उद्योगों में बड़े उद्योगपति जैसे अंबानी, अडानी ऐसे लोग इन उद्योगों में अपना हस्तक्षेप न करें, ताकि एक देश के छोटे गांव का युवा अपने गांव में रह करके अपने रोजगार को ठीक तरीके से विस्तृत कर सके। तथा जो ग्रामीण ब्रांड हैं, जो ग्रामीण छोटे छोटे स्तर पर, जैसे कि आप अधिकांश गाँव में भारत की जब आप आर्थिक इतिहास को पढ़ेंगे, पुराने ग्रामीण परंपरा को पढ़ेंगे, तो हम देखेंगे कि भारत में जिस प्रकार की रोजगार सृजन की व्यवस्था रही है, आप प्रत्येक जनपद को, प्रत्येक गांव को किसी न किसी रोजगार के तहत जोड़ा गया है। जैसे कि अलीगढ़ का ताला, इस प्रकार से हम हर जनपद के लिए कुछ न कुछ ऐसे हैं। सरकार ये सुनिश्चित करे कि हम उन विषयों को, उन जो भी हम वहाँ के ब्रांड हैं उनका ब्रांडिंग करें कि ये इस जगह का मशहूर है, इस जगह की जो व्यवस्था है ये इस स्थान की जो सर्वोत्तम है, और इसकी ब्रांडिंग की ठीक तरीके से व्यवस्था हो सके। तथा जो छोटे छोटे जो मध्यम तथा कुटीर उद्योग हैं उनको एक धागे में पिरो करके एक माला रूपी एक ठीक प्रकार से उनकी ब्रांडिंग की व्यवस्था हो सके और उनको ठीक ठीक रोजगार का अवसर प्रदान कराया जा सके। तो निश्चित तौर पे इस देश के युवाओं में वो ताकत है कि भारत माँ का मस्तक दुनिया के आगे और विश्व के अग्रणी देशों में भारत को खड़ा करने के लिए निश्चित ही कटिबद्ध होंगे। इसी के साथ साथ देश के युवाओं को भी ये सुनिश्चित करना चाहिए कि हम सर्वाधिक प्रयोग अपने देश के स्वदेशी सामानों का ही करें। 21 मई के प्रधानमंत्री द्वारा दिए गए अभिभाषण में जैसा कि हम लोगों ने सुना कि हमको कैरियरिस्ट नौकरी मतलब लेने वाला नहीं बल्कि नौकरी देने वाला बनना चाहिए। इस देश को, युवाओं को ये तय करना पड़ेगा कि वो नौकरी लेने के लिए नहीं बल्कि नौकरी देने के लिए बना है। वो अपने स्वरोजगार की ओर बढ़े ताकि ये देश पुनः एक बार विश्व गुरु की ओर बढ़ पाए। जब हम उस कालखंड का अध्ययन करते हैं जब भारत विश्व गुरु था, तो उस कालखंड में हम पाते हैं कि भारत के प्रत्येक गांव में किसी न किसी प्रकार के कुटिल छोटे उद्योग हुआ करते थे, और जो छोटे उद्योग हुआ करते थे उस गांव के, उस क्षेत्र के कृषि से जुड़े हुआ करते थे, ताकि वहां से हमको कच्चे सामान को आसानी से बिना किसी ट्रांसपोर्टेशन के वहां से हमको कच्चा सामान प्राप्त हो सके और उसका ठीक प्रकार से प्रयोग हो पावे। और इस प्रकार से वहाँ पे कार्य हुआ करते थे। हम उसके आगे अब जब जाते हैं और ये देखते हैं कि वहाँ पे आगे आज जो शहरीकरण जिस प्रकार से हो रहा है, जिस प्रकार से पूरब के सामान को पश्चिम में ले जा करके बनाया जा रहा है, उसमें काफ़ी ज़्यादा ट्रांसपोर्टेशन
खर्च लगता है, लेकिन अगर वही छोटे छोटे उद्योगों के माध्यम से उनका निर्माण करा करके और संगठित तरीके से उनके क्रय विक्रय की व्यवस्था सरकार कराए तो निश्चित तौर पे ही भारत पुनः विश्व गुरु की ओर अग्रसर होगा। निश्चित तौर पे भारत के पास पर्याप्त प्रतिभा है, हमें उसका ठीक प्रकार से प्रयोग करना है। भारत और प्रतिभा आपस में जुड़े हुए शब्द हैं। प्रतिभा मतलब ये जो शब्द है ये प्रतिभा मतलब जिसके प्रति भार हो वो प्रतिभावान होता है, जिसके पास गुण हो वो प्रतिभावान होता है। और भारत यानी मतलब भार या गुण जिसके अंदर समाहित हो, जिसके अंदर गुणी लोग हों, जिसके अंदर समस्त प्रकार के व्यवस्थाएं व्याप्त हों, उसे भारत कहते हैं। ये हमारे देश के शाब्दिक अर्थ हैं। हमको इसको चरितार्थ करना होगा, हमें पुनः भारत को उस स्थान पे ले जाना होगा। भारत पुनः विश्व गुरु बन सके, हमें इस बात को निश्चित करना पड़ेगा। हमें ये देश हमारा है और हम युवा आज के कल के नहीं आज के नागरिक हैं, और आज के नागरिक होने के नाते इस देश के समस्त बिंदुओं पे, समस्त मुद्दों पे हम अगर स्वच्छता पूर्वक बहस कर सकते हैं, उनके लिए लड़ सकते हैं, तो ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि इस देश के विकास के लिए, इस देश के उत्थान के लिए हम सोचें। इस देश की आज़ादी के बाद, इस देश की आज़ादी में सर्वाधिक योगदान युवाओं का रहा, लेकिन इस देश की आज़ादी के बाद हमें ये कहते हुए अफसोस होता है कि कहीं ना कहीं युवा जो देश की आज़ादी के लिए लगे थे वो उतनी ऊर्जा से इस देश के आज़ादी के बाद इस देश में जो व्यवस्था डेवलप होनी चाहिए उस व्यवस्थाओं की ओर अपना ध्यान नहीं दिए। आज उसका नतीजा हमारे सामने है कि देश में लगभग 45 से 50% युवा बेरोजगार हैं, और उस देश में के युवा बेरोजगार हैं जहाँ पे आप देखेंगे कि हमारी भारत की पुरातन जो शिक्षा व्यवस्था रही है वो पूर्णतः रोजगार प्राप्त रही है, जहाँ की शिक्षा, जहाँ की बौद्धिकता की चर्चा पूरे विश्व जिसका लोहा मानता है, जिसके ज्ञान और विज्ञान के सामने आज के दुनिया का विज्ञान और ज्ञान अपने आप को कहीं स्थापित नहीं कर पाता। आज दुनिया में जितने रुपए, करोड़ों रुपए का दूरबीन खर्च करके दूरबीन का निर्माण करा के लोग चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण का पता करते हैं, भारत के गांव में रहने वाला एक गरीब ब्राह्मण आपको बता सकता है कि सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण कब होता है। ये भारत के ज्ञान, विज्ञान और ज्योतिष की शक्ति रही है। हमें उन विषयों को पुनः एक बार समझना होगा, हमें उन अपने आँखों को, अपने नजरियों को पुनः एक बार ठीक करना पड़ेगा, और हमको ये तय करना पड़ेगा कि भारत वही भारत है जो इस देश के मार्ग प्रशस्त कर सके। इस देश के लिए इस देश के युवा हम अगर देश को आज़ाद करा सकते हैं तो देश को पुनः विश्व गुरु बनाने के लिए भी इस देश के युवा अपना सर्वस्व निछावर करके अपना आज देश के लिए मरना नहीं बल्कि देश के लिए सर्वाधिक आज देश के लिए जीने की आवश्यकता है। हमें उन समस्त बातों को ठीक ठीक प्रकार से समझना होगा, और इस देश के निर्माण के लिए इस देश के युवाओं को कमर कस के आगे आना पड़ेगा। और क्यों इस देश में ये तय करना पड़ेगा कि आज से भारत उस रास्ते की ओर बढ़ गया है कि भारत का प्रत्येक युवा अपने आप को आत्मनिर्भर बना के रहेगा, और इस देश में पुनः एक ऐसी व्यवस्था डेवलप होगी, एक ऐसा कार्य होगा जो भारत को पुनः विश्व गुरु बनाएगा। और इसी आशा और विश्वास के साथ मैं अपनी वाणी को समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, जय स्वदेशी, नमस्कार।